हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल है जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो 1 जनवरी से हम न्यूज़ एडिटोरियल्स को कवर कर रहे हैं और जो इम्पॉर्टेंट छोटे न्यूज़ है उसको भी हम डिफरेंटली कवर कर रहे हैं ताकि आपका कोई जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट है, वो ना छूटे प्रीलिम्स के लिए, जिसको आप मेंस में भी इस्तेमाल कर पाए। और ओवरऑल एडिटोरियल्स को भी हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप एडिटोरियल से बेटर आइडियाज़ को पिक कर सके मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए। तो जो डिफरेंट आइडियाज़ रहेंगे एडिटोरियल में उसको आप मेंस में लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला एडिटोरियल। तो इसमें एडमिशन के बारे में अनाउंसमेंट है। एडमिशन ओपन है फॉर 2026 और हमारी जो सीट्स है वो काफ़ी लिमिटेड है फॉर एपीएससी एज वेल एज यूपीएससी, स्पेशली जो ऑफलाइन बैच है उसके लिए। तो हम आपको फाउंडेशनल कोर्स प्रोवाइड करेंगे, क्रैश कोर्स भी रहेगा, लेकिन अभी के लिए फाउंडेशनल कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर एग्जामिनेशन और इसका जो आपका असेसमेंट है वो क्विकली आपको मिलेगा। स्पेशली वीकली टेस्ट रहेगा। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दी जाएंगी, जिसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे और मेंस आंसर राइटिंग में ऐसे राइटिंग भी बेटर तरीके से करवाई जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है 6002417488। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल स्पेशली है इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग। तो इंडिया स्पेस प्रोग्राम अ पीपल्स स्पेस जर्नी, तो किस तरीके से इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो प्रोग्रेस किया है, तो उसका हम थोड़ा बहुत इसमें हिस्ट्री देखते हैं। तो जो विजनरी फेज है उसमें हम डॉक्टर विक्रम साराभाई जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो देख सकते हैं 60 से 70 के बीच में। तो उन्हीं की आपकी एंडोवर की वजह से, प्रचेष्टा की वजह से इनकॉस्पर बना था इन 1962। इसी इनकॉस्पर को इसरो के नाम से नामांकित किया गया इन 1969 एंड इसरो ने पहला जो इंडिजेनिया सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया इन 1975। तो ये हमारा विजनरी फेज था। तो अभी इनकॉस्पर क्या है, इसरो का पुराना नाम क्या था, कौन सा सैटेलाइट हमने पहला लॉन्च किया था, आर्यभट्टा 1975। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी रहेंगे और मेंस के लिए ओवरऑल जो आइडिया है वो ज़रूरी रहेगा। देन कैपेसिटी बिल्डिंग फेज में अगर देखें तो हमने SLV, ASLV जो आपकी इंडिजेनियस लॉन्च व्हीकल है उनको बनाया। एन ऑपरेशनल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन लाइक इनसैट को डेवलप किया और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो होती है IRS उनको भी डेवलप किया। और बाद में जो PSLV है वो आपका इसरो का वर्क हॉर्स बन गया। तो पूछा जा सकता है कि इसरो का वर्क हॉर्स किसे कहा जाता है। देन है द एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रेस्टीज फेज। तो प्रेस्टीज का फेज में हमने कब एंटर किया, जो ग्लोबल एक कंपटीशन है स्पेस का, उसमें हमने इनिशियली स्टार्ट किया कंपटीशन फेज में 2000 में। तो 2000 से लेके 2010 में हमने काफ़ी जो एक्सपेंसिव मिशंस है उनको कंडक्ट करवाया, जैसे एक्सप्लोरेशन विद चंद्रयान 1 जो सक्सेसफुल रहा इन 2008, फाइंडिंग वाटर ऑन द मून। देन मार्च ऑर्बिटर मिशन 2014 में हम देख सकते हैं। और इसी के साथ क्या है, चंद्रयान 3 को भी आप देख सकते हैं, आदित्य L1 मिशन जो है उनको हम बाद के फेज़ में देख सकते हैं। इसी के साथ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन स्पेस, तो 2020 में टू रेगुलेट प्राइवेट प्लेयर्स। तो प्राइवेट प्लेयर्स का भी एंट्री क्या किया, अलाउ किया गया। मतलब स्पेस में भी जो PPP मॉडल है उसको अप्लाई किया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल। तो अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एज इट इज़ पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो उसमें आप एग्जाम्पल में इन स्पेस के बारे में बता सकते हैं। फिर आपका लॉन्च ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फॉर कॉमर्स, तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए थ्रू इसरो NSIL को एस्टैब्लिश किया गया, जैसे कि बाहरी देशों का जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करवाना, ताकि हमें हमारी कॉमर्शियल जो एक्टिविटी है थ्रू स्पेस वो बढ़ाई जा सके। और अभी फ्यूचर का जो विजनरी मिशन है ऑफ इसरो वो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाना बाय 2035 और ह्यूमन लूनर लैंडिंग करवाना बाय 2040, ताकि ह्यूमन हमारे देश से
मून में लैंड कर सके। तो लूनर लैंडिंग मतलब मून में लैंडिंग करना। और गगनयान मिशन भी इसमें मिस है, लेकिन इधर कहीं मेंशन होगा। ओके, तो इसमें जो ये आर्टिकल है इसका हमने हिस्ट्री देखा। अभी इसका मेन जो कोर है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो स्पेस आज के समय पे हमारा नेशनल आइडेंटिटी बन चुका है अक्रॉस द ग्लोब। तो इसी अमृतकाल में, अमृतकाल मतलब अभी जो नेक्स्ट आपका समय हमारे पास बचा है टिल 2047 टू बिकम विकसित भारत, तो इस एरा में या फिर इस समय में हम कितना कुछ कर सकते हैं इन इकोनॉमी, इन स्पेस, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन मेडिसिन। तो वही चीज़ हम अमृतकाल में करने वाले हैं और उसमें स्पेस सेगमेंट भी आ जाता है। देन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी को क्या किया गया है, डेमोक्रेटाइजेशन किया गया है। कैसे? स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए ग्रास रूट लेवल पे भी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हो, क्रॉप इंश्योरेंस के असेसमेंट के लिए हो, या फिर डिज़ास्टर वार्निंग के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए हो अंडर पीएम गति शक्ति मिशन। तो इसको कहा गया है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। देन इकोनॉमिक पिवोट अगर देखें तो हमारी जो स्पेस की इकोनॉमी है वो आपकी द गोल इज़ टू एक्सपैंड द स्पेस इकोनॉमी फ्रॉम 8 बिलियन का इकोनॉमी है तो उसको हमें एक्सपैंड करना है $44 बिलियन तक बाय क्रिएटिंग डिफरेंट स्टार्टअप, बाय इनिशिएटिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो उसी से क्या होगा, हमारी स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी है वो बनेगी इन स्पेस सेगमेंट। तो अभी जो हमारा सेल्फ रिलायंस का गोल है आत्मनिर्भर भारत का, तो उसको हमने कोरोना के समय पे अडॉप्ट किया था। तो अभी आत्मनिर्भर हमें सिर्फ इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, डिफरेंट अदर पर्सपेक्टिव में भी अगर हम देखें तो इसमें स्पेस को भी हम जोड़ के देख सकते हैं। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अचीव करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की जो कल्पना है वो भी की गई है। बाकी अमृतकाल क्या है ऑलरेडी बताया, 2047 से पहले तक का जो टाइम स्पैन हमारे पास है। सॉफ्ट लैंडिंग क्या है, तो हाल ही में जो चंद्रयान 3 था उसमें जो हमने कंट्रोल्ड लैंडिंग करवाई। फिर लैंग्वेज पॉइंट 1 क्या है, L1 पॉइंट, जिसमें हमने आदित्य जो मिशन था सन का कोरोना हो या फिर फोटोक्रोमेटिक इफेक्ट हो उसको स्टडी करने के लिए। तो ये जो आपका लैंग्वेज पॉइंट 1 है जिसमें आपके जो अर्थ है और सन का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या फिर जो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे को क्या करता है, काटता है। तो यही ए पोजीशन इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू लार्ज बॉडीज सन एंड अर्थ बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फेल्ड बाय अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। तो उसी जो पॉइंट है L1 पॉइंट में इसको आपका इंसर्ट किया गया है या फिर उसमें आपका लॉन्च किया गया है। तो L1 पॉइंट क्या है, आदित्य L1 का जो L1 है वो क्या है पूछा जा सकता है, लैंग्वेज पॉइंट 1। और इसमें क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑफ टू लार्ज बॉडीज सन एंड अर्थ का बैलेंस होता है। क्रायोजेनिक एंड सेमी क्रायोजेनिक क्या है, ये आपकी जो इंजन की टेक्नोलॉजी है उसको दर्शाती है। तो इसमें स्पेशली जो आपका सेमी क्रायोजेनिक इंजन है ये कैरोसिन जैसा फ्यूल भी यूज़ करता है। तो इससे क्या है, काफ़ी किफ़ायती दाम में हम अपने स्पेस मिशंस को चला सकते हैं। तो इसलिए क्रायोजेनिक, सेमी क्रायोजेनिक ये सभी चीज़ें जो है आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवे, रोडवे टुगेदर, ताकि हम इंटीग्रेटेड तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। और इसमें हम स्पेस सेगमेंट को भी जोड़ के देख सकते हैं। फिर स्पेस यूनिकॉर्न्स क्या है, तो यूनिकॉर्न क्या होता है, जो कंपनी जिसका जो वैल्यूएशन है, इकोनॉमिक वैल्यूएशन, मॉनिटरी वैल्यूएशन ओवर $1 बिलियन होता है, उसी को यूनिकॉर्न कहा जाता है, मतलब बड़ा जो स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप इन द स्पेस सेक्टर वैल्यूड एट ओवर $1 बिलियन। तो ये विजन है कि हमें और स्पेस यूनिकॉर्न्स जो है वो चाहिए। बाकी हिस्ट्री मैंने आपको बताया है। लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस में अगर हम इसको देखें तो अभी एक समय था कि हम सर्वाइवल से थ्राइविंग की ओर जा रहे हैं। तो एक समय पे स्पेस को हमने टेली एजुकेशन, वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया था। अभी उससे भी आगे जाके हम स्पेस इकोनॉमी को बना रहे हैं या फिर प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूटिलिटेरिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्पेस में जो भी हम पैसे खर्च करते हैं उससे क्या होगा, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। तो हमें लगता है कि स्पेस पे हम इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्रॉप असेसमेंट में हमें मदद मिलती है। बाकी वासुदेव कुटुंबकम क्या है, ये हमारे देश का फिलोसॉफी है, एंशिएंट समय से ही है, जो महा उपनिषद। तो हमारी डिफरेंट जो उपनिषद है उसमें से महा उपनिषद में
आपकी वासुदेव कुटुंबकम के बारे में मेंशन किया हुआ है कि जो ग्लोब है वो वन फैमिली है। तो हम जो भी स्पेस मिशन हमारा चलाते हैं उसमें हम स्पेस को ग्लोबल कॉमन की तरह देखते हैं। हमारा जो भी अचीवमेंट होता है वी वांट टू शेयर इट विथ डिफरेंट अदर नेशंस, स्पेशली ग्लोबल साउथ के साथ। तो चैलेंजेस क्या है रिलेटेड टू स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़? तो हम जो गगनयान मिशन है जो अनक्रूड मिशन रहने वाला है, जिसमें कोई क्रू नहीं रहेगा, कोई मेंबर नहीं रहेगा, और इसमें आपका वायोम मित्र नाम का जो एक रोबोट है वो रहेगी। तो अभी इसमें क्या है, इन फ्यूचर हम जो आपका ह्यूमन मिशंस को भेजने वाले हैं तो उसमें लाइफ सपोर्ट, एस्केप सिस्टम उसको डेवलप करने में हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। फिर जो स्पेस में बहुत ज़्यादा डेब्रिस है वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, स्पेस डेब्री का जो प्रॉब्लम है उसको कैसलर सिंड्रोम कहा जाता है। तो अभी कैसलर सिंड्रोम क्या है पूछा जा सकता है। तो स्पेस में ज़्यादा डेब्रिस हुई तो डेब्रिस क्या करेंगी, जो सैटेलाइट फंक्शनल सैटेलाइट्स है उससे टकरा के सैटेलाइट को डिसफंक्शनल कर सकती है। देन जियोपॉलिटिकल वेपनाइजेशन क्या है कि जो हम जब स्पेस को मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसी को इसमें जियोपॉलिटिकल वेपनाइजेशन या फिर स्पेस मिलिटराइजेशन कहा गया है। स्किल गैप में अगर देखें तो स्पेस सेगमेंट में नो डाउट हमारे देश में काफ़ी टैलेंट है, फिर भी स्किल की जो है थोड़ी कमी देखी जाती है। तो उस गैप को हमें फील करना होगा बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर स्टेम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस से अगर देखें तो स्पेस सेगमेंट अगर डेवलप होता है तो उससे सोसाइटी में डेवलप होगी थ्रू टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन। पॉलिटिकली देखिए तो स्पेस सक्सेस कंसोलिडेट्स पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एंड इनहेंस नेशनल प्राइड। तो नेशन का जो प्राइड है वो ग्लोबल लेवल पे बढ़ाता है। फिर लीगली देखें तो हमें एक स्पेस एक्टिविटीज़ बिल चाहिए ताकि जो लाइबिलिटी है, इंश्योरेंस है, उसका क्लैरिटी आ सके। एथिकली देखें तो स्पेस जो है एक ग्लोबल कॉमन्स है, तो उसका जो हेल्थ है उसको हमें ध्यान में रखना होगा ताकि हम क्या करें, साउंड तरीके से स्पेस में डेवलपमेंट कर सके। इंटरनेशनली देखें तो हम डिफरेंट नेशंस के साथ कोलाबोरेशंस कर रहे हैं, जैसे निसार सैटेलाइट के बारे में आप जान सकते हैं। तो इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि डिफरेंट मिशन के लिए इंडिया किसके साथ कोलाबोरेट कर रही है। इस तरीके का कोई भी न्यूज़ अगर मिलता है तो उसको आप नोट करके रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इकोनॉमिकली देखें तो क्या है, इसमें एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हम देख सकते हैं कि स्पेस में हम जब भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसमें सोसाइटी में, पॉलिटी में, लीगल, एथिकल, इंटरनेशनल सभी चीज़ों में एक क्या होता है, मॉनिटरी इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। तो आज हम सक्सेसफुल रहे हैं इन स्पेस मिशंस इन लॉन्चिंग सैटेलाइट्स। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों का सैटेलाइट लॉन्च करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और एकेडमिक्स को भी ठीक कर सकते हैं। बाकी वे फॉरवर्ड में क्या है, तो लेजिस्लेटिव बैकिंग जो है वो देनी ज़रूरी है, डेब्री मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, R&D और ज़्यादा R&D में पैसे स्पेंड करना ज़रूरी है इन स्पेस सेगमेंट। एकेडमिक इंटीग्रेशन करना ज़रूरी है ताकि हम बेटर एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट है उनको अचीव कर सके। तो देखते हैं अगला टॉपिक। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी बारीकी से आपको चीज़ें समझाई है, कोई भी चीज़ इसमें मिस नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा, सभी चीज़ें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें प्रीलिम्स, मेंस और इवन इंटरव्यू तक भी पूछी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, एंश्योरिंग दैट द वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ इज द सेम। तो ये जो आर्टिकल है पर्टिकुलर इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा है। तो अभी इंश्योरेंस में क्या है, इंश्योरेंस में जब भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्पेशली, ओके, तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में क्या है, जैसे फ्लाइट में कोई एक्सीडेंट होता है या फिर ट्रेन में एक्सीडेंट होती है तो उसमें जो कंपनसेशन दिया जाता है विक्टिम को या फिर विक्टिम के परिवार को, वो फिक्स रहता है, पहले से प्री डिटरमाइंड होता है। लेकिन जब रोड एक्सीडेंट होता है उसका जो कंपनसेशन होता है दैट इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड। ये बेस्ड होता है एनालिसिस के ऊपर कि जिस भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है वो व्यक्ति कौन से एज का है, वो कमा रहा था या बच्चा था या फिर बूढ़ा था, तो उस हिसाब से क्या किया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है। तो उस हिसाब से अगर कंपनसेशन दिया जाता है मतलब एक इंसान की जो कमाने की कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको जज या फिर वैल्यू किया जाता है, मतलब जो लाइफ है उसका कोई वैल्यू नहीं है। और इसमें और एक चीज़ क्या है, लाइफ को तो वैल्यू नहीं की गई है, तो इससे क्या है, आर्टिकल 21 जो है वो वायलेट हो रहा है, जो डिग्निटी है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, लाइफ विद डिग्निटी। दूसरा, इसमें आर्टिकल 14 के साथ एक कन्फ्लिक्ट है। कैसे कि जब कोई ज़्यादा पैसा कमाता है तो उसको ज़्यादा कंपनसेशन मिल रहा है, कोई कम पैसा कमा रहा है तो उसको कम कंपनसेशन मिल रहा है। मतलब हम लोगों को कैसे आंक रहे हैं, उसके जो कमाई है
उसके हिसाब से, या फिर एज है तो कोई 60 साल का है तो उसका उसका डेथ हो गया तो उसको काफ़ी कम कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि वो आपका फंक्शनल नहीं है, वो इंसान जो है रिटायर्ड हो चुका है। या फिर जो बच्चा है वो आपका अभी भी बच्चा है, नहीं कमाता है, तो उसकी फ्यूचर जो पोटेंशियलिटी है उसको नहीं आकी जाती है, क्योंकि एक बच्चा जो है वो बड़ा होकर साइंटिस्ट भी बन सकता है। तो उससे जो उन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो लॉस हुआ है वो चीज़ें क्या होती है, कम आकी जाती है। तो वही इसमें मेन इशू है। ये जो आर्टिकल है उसका मेन इशू भी यही है कि रेलवे और एयर एक्सीडेंट में जिस तरीके से फिक्स्ड कंपनसेशन का एक प्रोविजन है, उसी तरीके से आर्टिकल 14 को ध्यान में रखते हुए, आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए रोड एक्सीडेंट में भी ये जो इनइक्वालिटी है, अनफेयरनेस है, उसको दूर करना है। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है, ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ हमें देखना ज़रूरी है। तो मैंने जो मेन चीज़ है इसमें बताई है, बाकी आपको जो आर्टिकल है जब आप पढ़ेंगे, इसको ऑलरेडी मैंने दे दिया है ग्रुप में, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट, पाथ फॉरवर्ड फॉर इंडियन ट्रेड। तो इसमें स्पेशली इंडियन ट्रेड के लिए क्या पाथ फॉरवर्ड है, क्योंकि आज के समय पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है इन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, देन मिडिल ईस्ट में देखें तो आपका जो पैलेस्टीनियन इशू है उसको लेके जो आपका हमास और इज़राइल के बीच में जो प्रॉब्लम है, या फिर आप जो एक ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का जो प्रॉब्लम देखा जा सकता है, स्पेशली बाय यूएसए बाय पुटिंग 50% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। देन अगर फिर से यूरोप में देखें तो यूरोपियन यूनियन भी CABM लगा रही है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM, मतलब कार्बन टैक्स, कि हमारा जो भी स्टील है या फिर जो भी चीज़ें हम भेजते हैं यूरोपियन यूनियन के देशों में, तो उस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, जबकि यूरोपियन नेशंस क्या करती है, अपनी प्रोडक्ट को ग्रीन प्रोडक्ट बनाती है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको उनको ज़्यादा महंगा पड़ता है प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में, तो यूरोपियन यूनियन देशों के लोगों को। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, अपने लोकल मार्केट को बचाने के लिए इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या फिर जो कार्बन टैक्स है वो इम्पोज किया है। तो ये सभी क्या है, हर्डल्स है। हम अगर देखें इंटरनेशनल ट्रेड में, तो इस हर्डल को हमें कम कैसे करना है, इसका क्या हमारा सोल्यूशन रह सकता है, तो उसमें हम क्या है, हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ाना होगा, तो डेडिकेटेड बॉडी बनानी होगी, और स्पेशली जो MSME है उनको मदद करना होगा, ताकि हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे चीज़ों से लड़ सके। फिर लॉजिस्टिक्स का जो हमारा प्रॉब्लम है उसको हमें बेटर करना होगा, ताकि हम चीप रेट में प्रोडक्ट को बना सके और मूवमेंट कर सके अक्रॉस द नेशन एंड अक्रॉस द ग्लोब। देन स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी में देखें तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनमें हमें क्या करना है, ज़रूरी है कि हम इस तरीके से टैरिफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन करें जिससे हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी भी बचा रहे और हम फॉरेन मार्केट के साथ भी अलाइंड हो सके। और ऑफेंसिव में देखें तो हमें एग्रेसिवली R&D को पुश करना है, इंजीनियरिंग को पुश करना है, डिजिटल इंडिया मिशन को पुश करना है, ताकि हम क्या कर सके, बेटर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके ग्लोबल सप्लाई चेन में इसको इंटीग्रेट कर सके। इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग को और डिपेंड करना है। कैसे कर सकते हैं भाई, गिविंग आवर मैन्युफैक्चरर PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। ओके, बाकी ये जो पार्ट है आप खुद से देखना होगा, NCERT से क्या पढ़ेंगे, सिलेबस से किस तरीके से लिंक है। बाकी जब हम बेटर हमारी एक्सपोर्ट करेंगे और बेटर हमारा मार्केट पेनिट्रेशन रहेगा, तो उससे क्या होगा, जॉब का रिस्क कम हो जाएगा, हम बेटर जॉब हम क्रिएट कर सकेंगे, स्किल को डेवलप कर सकेंगे, देश की सोवरेनिटी को मेंटेन रख सकेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। और बेटर जब हमारा ट्रेड रहेगा, और या फिर बेटर ट्रेड करने के लिए हमें जो WTO के रूल्स है, नॉर्म्स है, उसको अप्लाई करने होंगे हमारे देश के ऊपर, एज वेल एज हमें ये भी प्रेशर बनाना होगा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो आपका एक क्या हो, सिस्टमेटिक तरीके से हो, रूल रेगुलेशन बेस्ड हो। स्पेगेटी बॉल फिनोमेना क्या होता है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और हम जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीज़ें, तो उनको हमें उसी को स्पेगेटी बॉल सिंड्रोम कहा गया है। जो बिजनेसेस है वो कंप्लाई ही नहीं कर पाती है डिफरेंट लॉ के साथ, कंफ्यूज हो जाती है, तो उस स्पेगेटी बॉल सिंड्रोम को हमें ख़त्म करना ज़रूरी रहेगा। बाकी MSME का जो गैप है उसको हमें फिल करना है। चाइना जो डायलेमा है
तो चाइना से अभी हम अपना ट्रेड को सर्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा इंटरमीडिएट गुड्स हम उनसे परचेस करते हैं, जैसे मेडिसिन बनाने के लिए जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो हम लेते हैं। तो इसीलिए उन उसके लिए हमें क्या करना है, अपना जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर कम करना है, डोमेस्टिक जो कैपेबिलिटी है, रेजिलियंस है, उसको बढ़ानी है। फिर लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, और जो जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी है उससे भी हमें लड़ना ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। बाकी ध्यान रखिएगा इसमें की टर्मिनोलॉजीज जो है, तो मैंने CBAM ऑलरेडी बताया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। तो कोई हम किसी देश के ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो वो भी इक्वल टैरिफ लगा देता है, तो उसी को कहा जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ, जो अभी USA कर रहा है। रूल ऑफ ओरिजिन क्या है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम दो देश के बीच में एग्री होते हैं, तो उसमें एक दूसरे देश का सामान ही भेजना है, किसी और का सामान हमें क्या नहीं करना है, आपका चैनलाइज नहीं करना है। जैसे समझ लीजिए USA के साथ श्रीलंका का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तो श्रीलंका सामान हमारे देश में भेजती है, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विद USA, उसके बाद हम उसमें इंडियन टैग लगा के भेजते हैं, तो वो हो गया आपका रूल ऑफ ओरिजिन का वायलेशन। फिर नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, टैक्स के अलावा जो अदर बैरियर्स होती है, जैसे कोई स्टैंडर्ड सेट करना हो, या फिर आपका कोई सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स हो, कोटाज हो, एम्बार्गोज हो, सैंक्शंस हो, ये सभी हम देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट है, इंडिया टेस्ट इन 2026 विल बी टू रिमेन इन अ वर्ल्ड ऑफ फिशर्स अ ब्रिज। तो अभी 2026 में इंटरनेशनल रिलेशन में हम किस तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर करने वाले हैं, अपने आप को चैनलाइज करने वाले हैं, उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल लिखा गया है बाय रिनाउंड ऑथर एंड पार्लियामेंटेरियन शशि थरूर जी। तो उन्होंने डिफरेंट आइडियाज़ इसमें दी है। पहला तो इसमें ये चीज़ बताया है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करनी है, कि जो भी डिसीजंस लेते हैं वो विदाउट हम किसी के दबाव में हमें लेना है। अभी हमने शिफ्ट किया अपना जो पॉलिसीज़ है IR में या फिर फॉरेन रिलेशन में, तो उसको हमने शिफ्ट किया है फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट। तो 1945 से लेकर 1991 तक अगर देखें, तो जब कोल्ड वॉर था तो दो राइवल पावर थी, USA USSR, तो हमने किसी भी ब्लॉक में ज्वाइन नहीं किया था, तो हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया था। लेकिन आज हम रशिया के साथ हो, या फिर USA के साथ हो, चाइना के साथ हो, यूरोपियन यूनियन के साथ हो, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ हो, सभी के साथ अलाइन कर रहे हैं, मल्टी अलाइनमेंट कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम अपना नेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो, टेक्नोलॉजिकल हो, उसको फुलफिल कर सके। वेपनाइज्ड इंडिपेंडेंस, तो आज के वेपनाइज इंटरडिपेंडेंस, तो अभी क्या है, जो इंटरडिपेंडेंस है उसको वेपनाइज किया जा रहा है। जैसे जो चाइना है 80% ऑफ जो आपकी क्रिटिकल मिनरल्स है उसको सप्लाई करती है, रिफाइन करती है, तो अभी चाइना क्या कर सकती है, इसको वेपनाइज कर सकती है, किसी देश को क्या कर सकती है, अपने घुटनों पे झुका सकती है बाय नॉट गिविंग देम दिस टेक्नोलॉजीज। तो ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, इससे हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वायलेट होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, क्रिटिकल मिनरल जैसे चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बननी ज़रूरी है। फिर एक हमें इकोनॉमिक रेजिलियंस को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। अपना जो ट्रेड है उसको सिर्फ USA या फिर चंद देशों के साथ ना रखते हुए डाइवर्सिफाई करना है। इसीलिए इंडिया क्या कर रही है, डाइवर्स पार्टनर्स को खोज रही है। जैसे UK के साथ हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हमने कंक्लूड किया। इसी तरीके से हमने EU, ओमान, न्यूजीलैंड के साथ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है। फिर टेक डिप्लोमेसी में क्या है, हमें टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ताकि हम ग्लोबल साउथ में भी लीडरशिप दे सके और हम जो डिफरेंट वेस्टर्न नेशन है उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। द ग्रीन डायलेमा, तो अभी ग्रीन डायलेमा में क्या है, इंडियाज़ पोजीशन इटसेल्फ एज अ क्लाइमेट लीडर, तो उसमें हम डोमेस्टिक रियलिटी को अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा कोल कंजम्पशन कर रहे हैं, और रिन्यूएबल एम्बिशंस जो है वो थोड़ी बैकफुट पे जा रही है, तो उसको हमें क्या करना है, फ्रंट फुट पे लाना है, और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को अपनानी ज़रूरी है। बाकी मल्टी अलाइनमेंट क्या है ऑलरेडी समझाया, वेपनाइज इंटरडिपेंडेंस ऑलरेडी बताया, तो ये सभी चीज़ें मैंने बता दी है। नेक्स्ट, अगर इसका हिस्ट्री थोड़ा देखें तो 1947 से 1990 के बीच, मतलब आज़ादी के बाद टिल 1990 तक हमने ज़्यादा आइडियालिज्म पे ध्यान दिया था, नॉन अलाइनमेंट में ध्यान दिया था। 1991 से 2004 में हम काफ़ी वास्तविक रहे, प्रैग्मेटिक रहे, अपने आप को लिबरलाइज किया पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, और हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसको दूर करने के लिए हमने पॉलिसीज़ अपनाई, जैसे
लुक ईस्ट पॉलिसी इन 1991। फिर यूएसए और इजराइल के साथ हमने अपना रिलेशंस को इम्प्रूव किया। 2014 से 24 के बीच में अगर देखें तो एक्टिव एंगेजमेंट एंड मल्टी अलाइनमेंट में हम ध्यान दे रहे हैं विथ डिफरेंट नेशन। 2025 के बाद अगर देखें तो रेजिलियंस इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, तो इसमें जो रिस्क है उसको हमें दूर करना है। जैसे यूएसए का जो रिस्क है उसको हम कैसे दूर कर रहे हैं, बाय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट मार्केट्स, तो वो चीज़ें करने हमें ज़रूरी है। और बाकी हम इंटरनेशनल रिलेशन में देखें तो इसमें जो कौटिल्य जी का राजमंडला थ्योरी है, मतलब रियलिज्म का थ्योरी, कि इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा फ्रंट में क्या रहता है, सेल्फ इंटरेस्ट ही रहता है। वी नीड टू फुलफिल आवर सेल्फ इंटरेस्ट, इसीलिए हमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी है, सभी के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखनी है। इसीलिए कहा जाता है इन इंटरनेशनल रिलेशन देयर इज no permanent friend and no permanent enemy. What is permanent is the national interest. Then Vasudhaiva Kutumbakam and protectionism. एक तरफ हम वासुदेवा कुटुंबकम को फॉलो करते हैं कि जो वर्ल्ड है एक फैमिली की तरह है, जो ह्यूमन बींग है हम सब एक फैमिली है, लेकिन दूसरी तरफ हमें प्रोटेक्शनिज्म को भी अपनाना होता है टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक मार्केट। तो ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ें मैंने इसका जो मूल जो चीज़ है वो आपको बता दिया है। बाकी अभी करना क्या है, इसमें हमें डाइवर्सिफाई करना है, डीकपल नहीं करना है। तो यूएसए के साथ भी हमें रिलेशन ठीक रखनी है, चाइना के साथ भी रखना है। भाई आप टैरिफ काम करते हो तो करो, नहीं तो हम डाइवर्सिफाई करके किसी और के पास चले जाएंगे। तो देन जो हमारा एआई हमें डेवलप करना है वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। फिर हम ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, और इससे हम एक ग्लोबल लीडरशिप को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। ध्यान रखिएगा, हम जो भी चीज़ें आपको पढ़ाते हैं उसको काफ़ी बारीकी से पढ़ाते हैं इन क्लासरूम, क्योंकि जो एग्ज़ाम का आजकल का जो ट्रेंड है काफ़ी इन डेप्थ है, काफ़ी टफ है, और इसको समझने के लिए आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत रहेगी। तो इसीलिए आप क्या है, अगर चाहते हैं, आपको ट्रस्ट होता है हमारे ऊपर, तो आप एक्जिया आईएएस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ जितने भी फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं आपको, वो खुद भी एग्ज़ाम के प्रोसेस से गुजर चुके हैं और गुजरते रहते हैं ताकि आपको बेटर पढ़ा पाए। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।